तो आइए देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट में हम चल रहे थे, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया था, यानी कि संविदा कल्प हम पढ़ा रहे थे, और इसी को आपका आगे बढ़ाना है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है, वैसे सामान्य बातें हमने लगभग पूरी बता दी थी कि संविदा कल्प होता क्या है, ये भी हमने बताया था। इसका जुरिस्प्रूडेंशियल बेस आप पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कानून अन्यायपूर्ण तरीके से या गलत तरीके से धनी होने नहीं देगा। और आधार जरूर याद रखिएगा किस केस में ये कहा गया। तो आपका जवाब होना चाहिए मोसेज बनाम मैकफरलान। बेर एक सेकेंड रुकिए भाई, थोड़ा बेर, हाँ तब तक सुन, चलते रहा जाए। मो आप मोसेज बनाम मैकफरलान, कई बार क्वेश्चन बना है। जज का नाम तक बना है, जस्टिस मेंसफील्ड, ये याद रखना है। तो इसको जो इंग्लिश वर्जन देता है, अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी कि आपको इंग्लिश वर्जन भी इसका याद रखना है, क्योंकि हिंदी में तमाम शब्द भरमाता रहता है। कभी अन्यायपूर्ण धनी होना रोकना, कभी अरिजु फायदा। लेकिन एक लाइन जरूर याद रखिए, इसका जुरिस्प्रूडेंशियल बेस ये है कि कानून किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, यानी कि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर धनवान होने देगा कि नहीं, तो धनवान नहीं होने देगा। फिर आपका संविदा कल्प कहाँ परिभाषित है, ये आ चुका है क्वेश्चन। तो किसी सेक्शन में ये परिभाषित नहीं है, तो अपनी एक परिभाषा बना लिया जाए कि संविदा कल्प होता क्या है। तो जब विधि किसी संव्यवहार को संविदा न होते हुए भी संविदा जैसा मान लेती है, तो उसी को संविदा कल्प कहते हैं। ये जो संविदा कल्प या कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कुछ अपकृत के मिश्रण है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा न होते हुए भी कानून जबरदस्ती क्या मान ले रहा है, संविदा, उसी को हम क्या कहेंगे, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प। इसके बाद हमने ये बताया था कि 5 प्रकार के ऐसे संबंध दिए गए हैं जहाँ की कानून संविदा के तत्व न होते हुए भी उस संव्यवहार को कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है। तो 5 कौन कौन से संव्यवहार हैं। तो पहला संव्यवहार आपका शुरू करना है, लेकिन जरूर याद रखिए परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। हाँ, 5 इसके प्रकार दिए गए हैं, और आपका पांचों प्रकार हम देख, तो नोट देखें क्या कॉन्टेक्ट है। एक दे दीजिए, केस एक दो भूलेगा, उसमें नहीं मंगा रहा हूँ, है नोट। नोट्स रखा था मैं यहाँ, कहीं छूट गया है क्या। नोट था, लेकिन नोट एक दे दीजिए, फिर हम खोदते हैं, कहीं दबा होगा तो इतना समय लग जाएगा खोदने में। देखिए, कह करके चला जाए, आपका पहला जो संविदा कल्प है वह आपका 68 देखा जाए। 68 की पहले भूमिका देखिए। देखिए, 68 की जब भी भूमिका पढ़िए तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 10 से उठाइएगा, और सेक्शन 10 से उठाते हुए आगे बढ़िएगा 68 को। आपका एक एक करके देखिए, आपका 68 में आपका ये है। हाँ, हाँ देखिए, आपका एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है शुरुआती दौर में, वो बता दिया जाए। जो ये मोसेज बनाम मैकफार्लान के केस में 1760 में जस्टिस मेंसफील्ड ने कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका बेस बताया कि किस कानून किसी व्यक्ति को आपका गलत तरीके से अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने नहीं देगा, और इस आधार को भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक्सेप्ट किया। ये एक पूछ सकता है, तो किसमें किया, महावीर किशोर बनाम स्टेट ऑफ एमपी। याद रखिएगा, महावीर किशोर का भी केस बना है, नोट्स में है। महावीर किशोर बनाम किसमें स्वीकार कर लिया,
आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो बातें मैन्सफील्ड ने किस केस में बताई थी, मोसेज बनाम मैकफार्लान। तो फिर एक बार पुराना केस भी आपको याद रखना है। फिर एक बार देखिए, हम आपका केस जो बता रहे हैं आपका 39 से, फिर हम रिवीजन 5-6 केस जरूर याद रखिएगा। 39 आपका होचेस्टर बनाम डिलाटूर का केस था। दूसरा विवाह वाला जो था फ्रास्ट बनाम नाइट। इसके बाद 39 के बाद जो केस हम बताए थे 59। 59 किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है, तो इनरी क्लेटन को पूछा जाता है। फिर आपका 62 पूछा जाता है स्कार्फ बनाम जारडाइन, अभी पढ़ाएंगे हम, कल आ जा ही जाएगा। 63 पीनेल्स का वाद, ये भी याद रखना है। फिर आपका जो याद रखना है 56 हम बताएंगे ही अभी। पहले आपका मने मोसेज बनाम मैकफार्लान, ये किससे संबंधित है, तो संविदा कल्प या कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। 5-6 केस एकदम रटा होना चाहिए, किस धारा पर है, क्या इसमें आया। देखिए आपका पहला देखा जाए, आपका जब भी आप माइनर के बारे में पढ़िए तो चूंकि माता पिता का भरण पोषण अधिनियम भी सुबह चल रहा है, लिखवाया गया था कि क्या बच्चों में माइनर शामिल होगा कि नहीं। नहीं, अर्थात माता पिता या वरिष्ठ नागरिक नातेदार या बच्चों से भरण पोषण तो मांगेंगे, लेकिन किस बच्चे से मांगने के हकदार नहीं होंगे, जो माइनर हो। तो माइनर के बारे में अब कांटेक्ट में आ जाइए। अब आप अच्छे से समझिए आपका सिद्धांत को। देखिए, संविदा अधिनियम की धारा 10 पर पहले गौर करिए कि कौन से करार कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो आपका पहला नियम है कि प्रत्येक करार संविदा होगा, लेकिन अगर वह धारा 10 की शर्तों को क्या कर दे, पूरी। जो करार पूरी कर देंगे उन्हें एक्चुअल एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते फिर भी आपका कह सकते हैं कि अगर संविदा माना जाता है तो वह आपका एक्चुअल संविदा नहीं कही जाएगी, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये 68 से लेकर 72 तक हम शुरू कर रहे हैं, ये एक प्रकार का मानद संविदा है, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कल्पित संविदा है, उपधारित संविदा है, अनुमानित संविदा है, संविदा न होते हुए भी संविदा क्या किया गया है, माना गया है। ये कम से कम कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब आपका धारा 10 ये बताती है कि संविदा के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार कॉम्पिटेंट हो संविदा करने में, अर्थात पक्षकार सक्षम हो। सक्षम कौन होगा, ये सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट का बताएगा। जो वयस्क हो, वयस्कता किस विधि के तहत देखी जाएगी, जिस विधि से वह शासित होता है, ये भी पूछा गया है। अगर भारत का है तो भारतीय विधि, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड की विधि, और अमेरिका का है तो अमेरिका, ये याद रखिए। अब समस्या ये आती है कि अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर ही लेता है तो इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि उस एग्रीमेंट का क्या होगा। तो सर्वप्रथम मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने ये बता दिया कि एक अवयस्क द्वारा किया गया समझौता या करार या ठहराव या एग्रीमेंट वार्ड एब इनिशियो होता है। शून्य ना मार दीजिएगा, शून्यकरण प्रारंभतः शून्य, शुरू से शून्य। जिस क्षण आपका कह सकते हैं कि जिस क्षण करार किया उसी क्षण वह करार क्या हो गया, शून्य। अब समस्या ये है कि अगर कोई माइनर है, हाँ, अनसाउंड माइंड द्वारा किया गया करार भी धारा माने वो भी सक्षम नहीं है 11 में, और वो भी करार शून्य होगा, वार्ड एब इनिशियो ही होता है। तो समस्या ये है कि अगर कोई माइनर है, कोई पागल है, और इनके जीवन को बनाए रखने के लिए
कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है तो माइनर तो से तो वसूल नहीं सकता संविदा के तहत। तो संविदा कल्प में जाइए और ये कहा गया है कि चाहे माइनर ही क्यों न हो, पागल ही क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से धनवान हो सकता है कि नहीं? नहीं। अतः माइनर को अगर आवश्यक वस्तुएं दी गई है या पागल को दी गई है तो ऐसी दशा में उन आवश्यक वस्तुओं की कीमत वसूली जा सकती है, लेकिन माइनर या पागल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा, केवल उसकी संपत्ति जिम्मेदार होगी। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन आया है। इंग्लैंड में माइनर या पागल का दायित्व व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मतलब नहीं देता, तो उसे गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाए? जेल। लेकिन भारत में व्यक्तिगत दायित्व नहीं है, नहीं देता तो आप जेल नहीं भेज सकते। तो क्या कर सकते हैं? जो उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कुर्क करवा कर और बेचवा कर न्यायालय ऐसे लोगों को प्रतिपूर्ति दिलवा सकता है। ये की धारा में सिद्धांत है 68 में। अब 68 में जो क्वेश्चन बनता है आपका, माने आपका कि आवश्यक वस्तुओं को किस केस में परिभाषित किया गया? दो केस हम बताएंगे, अभी बेयर एक्ट अभी शुरू नहीं हुआ, अभी भूमिका पहले अच्छे से जानिए। तो बेयर एक्ट में दो केस हम बताएंगे, आपका एक एक शब्दों की हम व्याख्या करेंगे। जब भी आप 68 पढ़िए, आईपीसी की कम से कम एक धारा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए 491, बहुत पूछा जाता है। 491 आईपीसी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, दो तीन बार रिपीट किया है। देखिए भाई, सोशल मीडिया पर एक लोग क्वेश्चन बना रहे थे, आईपीसी से याद आ गया कि अगर कोई आपका कह सकते हैं कि बच्चा गर्भ में है तो 299 के एक्सप्लेशन नंबर 3 पर पूछ रहे थे लोग, जो पिछली बार आया भी था। मैं फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अगर कोई बच्चा गर्भ में है, ऐसा कुछ किया जाता है कि गर्भपात हो जाए या गर्भ में ही मर जाए, तो ये किसी भी हालात में आपराधिक मानव वध की कटघरी में नहीं आए। ये भ्रूण हत्या मानी जाएगी, गर्भपात भले मान लिया जाए, लेकिन किसी भी हाल में 299 में आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे का शरीर का कोई अंग माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, भले पूरी तरह पैदा न हुआ हो बच्चा, अगर उस दौरान कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है कि बच्चा मर जाए, तब वह 299 के एक्सप्लेशन नंबर 3 में ये माना जाएगा कि आपराधिक मानव वध किया है। एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर 491 पर भी तीन चार बार, केवल कांटेक्ट ही नहीं चल रहा है, कई चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं। 491 पर भी तीन चार बार क्वेश्चन है, तीन चार मॉडल से बनता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। पहला, आईपीसी में संविदा भंग को कहाँ दंडनीय बनाया गया? सेवा की संविदा भंग। तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी की धारा 491। दूसरा क्वेश्चन कि आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि केवल लोप यानी कि ओमिशन को आईपीसी में कहाँ दंडनीय बनाया गया है? तो वह भी 491। तो माइनर के साथ हम कैसे इसको जोड़ें? तो माइनर के साथ इसको कैसे आपका जोड़ा जाए, ये समस्या है। तो माइनर के साथ जोड़ने का तरीका ये है आपका कि अगर कोई व्यक्ति माइनर के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय की संविदा की है, सेवा संविदा, और वह व्यक्ति माइनर को आवश्यक वस्तुएं प्रदान नहीं करता, तो वह अपराध कर बैठता है। नहीं करता मैंने लोप करता है, और की धारा में यह अपराध है
491। याद रखिएगा, यानी कि सेवा की संविदा भंग करना क्या बनाया गया है, दंडनीय। इसीलिए क्वेश्चन ये बार बार उठ रहा है। और ये शुद्ध रूप से कहाँ से आपका अटैच होता है, 68 से। तो अब आइए 68 में कहा क्या गया है, तब आपका केस देखिए। और कम से कम भाई 2 केस याद रखिए, नैश बनाम इनमैन और चैपल बनाम कूपर, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की क्या दी गई, परिभाषा। देखिए आपका, देखिए कह करके 68 निकाल लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। वैसे जितना बताया गया हमें लगता है कि अगर उतना में लेक्चर से आ जाएगा, लेकिन आपका जो 1% रहता है मामला या 2%, उसी के लिए बैरेक तोड़ रहा हूँ मैं। लेकिन इतना अब तक के इतिहास में इससे बाहर नहीं गया है। 1-2 पॉइंट अधिक ही मैं बता। देखिए एक शब्द आपका 68, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को, तो बताइए कौन संविदा करने में असमर्थ हैं, जो माइनर हैं, अनसाउंड माइंड है पहला, या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। उसके लेखे मतलब उसके लिए, प्रदान की गई, उसके लेखे मतलब उसके लिए हुआ, उसके लिए प्रदान की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। तो आवश्यक वस्तुएं की अनावश्यक वस्तुएं आवश्यक। अब देखिए आपका बैरक, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ हैं, तो पहला 2 व्यक्ति बना लीजिएगा, एक माइनर और दूसरा कौन सा है, अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत। या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है। यहाँ थोड़ा समझिए, अगर कोई माइनर है, उसका विवाह हो गया है, अपनी पत्नी इत्यादि का कानूनन भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। यह कोई पागल है, उसका विवाह हुआ है और वह अपनी पत्नी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, तो या तो आप कह सकते हैं पागल को आवश्यक वस्तुएं दीजिए, या पागल की पत्नी या उनके बच्चों को, दोनों कंडीशनों में कौन सी धारा अप्लाई होगी, 68। चाहे वयस्क को दीजिए या अवयस्क की पत्नी और बच्चों को, ये याद रखिए। मैंने अवयस्क या पागल जिनका मेंटेनेंस करने के लिए वैध रूप से क्या है, बाध्य हैं, उनको या तो आप वस्तुएं दे रहे हैं, या डायरेक्ट अवयस्क या पागल को दे रहे हैं। दोनों दशाओं में 68 क्या होगी, लागू। अगला देखिए आपका, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो जीवन में उसकी स्थिति के योग्य, यानी कि उसकी हैसियत के योग्य कैसी वस्तुएं आवश्यक। अब आइए, यानी कि कोई पागल है, कोई माइनर है, और आप उसको कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वह वस्तु उसकी हैसियत के अनुसार होनी चाहिए और उसके जीवन के लिए आवश्यक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हैसियत, उसकी जो हैसियत थी, उससे अधिक वस्तु आप दे दिए तब भी नहीं वसूल सकते, और जो अनावश्यक वस्तुएं दे दिए वह भी आप वसूल सकते हैं कि नहीं, उसका पैसा नहीं। अब कौन आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा नहीं दी गई है। आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो किसी अवयस्क या पागल के लिए सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, न कि सुख सुविधाओं के लिए। ये भी याद रखिए, आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक मामले की तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यानी कि अवयस्क या पागल को आवश्यक वस्तुएं दी गई हो, जिस समय वस्तुएं प्रदान की गई हैं उस समय उन वस्तुओं का उसके पास अभाव हो कि भरमार हो, अभाव हो, ये भी हैं। आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा दी गई है कि नहीं, नहीं। ये हैसियत के अनुसार न्यायालय क्या करेगा, निकालेगा। आवश्यक वस्तुओं को थोड़ा बताया गया 2 केसों में,
बस केस याद रखिए कौन कौन सा केस है। वहीं आपका दो केस याद रखना है, नैस बनाम इनमैन और चैपल बनाम कूपर। ये दो केस याद रखिएगा। तो आवश्यक वस्तुएं दे दिए तो आगे आई, ऐसे प्रदाय किए गए हैं। ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। यानी कि जो व्यक्ति अवयस्क या पागल को आवश्यक वस्तुएं दिया है, अगर अवयस्क या पागल उसका पैसा नहीं देता तो वसूली किससे होगी? क्या अवयस्क या पागल या ऐसा असमर्थ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा कि उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी कि दोनों? क्वेश्चन यही गलत होगा। तो क्या उत्तरदायी होगा? संपत्ति। यानी कि संपत्ति मतलब उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके बेचवा कर भले उन वस्तुओं की कीमत वसूल ले जो दिया है वस्तुएं, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से पागल, जिम्मेदार या अवयस्क गिरफ्तार करके क्या जेल में भेजा जा सकता है कि नहीं? लेकिन इंग्लैंड में याद रखिएगा, ऐसा माइनर व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? जिम्मेदार। लेकिन स्पष्ट भारत में लिखता है, लिखा गया बैरक कि जो व्यक्ति आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया है, ऐसे व्यक्ति से कैसे वसूलेगा? संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा कि अन्य तरीके से? भाई गलत ना हो, मैं फिर बता दूं, अटैक इसी पर आएगा और यही आपका गलत होने का चांस रहता है। अब 69 आ जाइए आपका। 69 अति उत्तम है, पहले उदाहरण से देखिए। कोई व्यक्ति समुदाय में हितबद्ध है लेकिन संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह धन का संदाय कर देता है तो जो व्यक्ति संदाय करने के लिए बाध्य है, क्या उससे वह संदाय की रकम को वसूल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। देखिए 68 में आपका पागल का उदाहरण है, एक डायरेक्ट पागल का एक पत्नी का, बताना नहीं है, दोनों तो बता ही दिया गया। आप उदाहरण देख लीजिएगा। अब सबसे अच्छा उदाहरण मकान मालिक, किराएदार और बिजली विभाग का है। बेरक नहीं पढ़ना है, बस हितबद्धता आपका 69। मान लीजिए किराएदार रहता है, मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि बिजली विभाग में जाकर बकाया बिल क्या करें? जमा करें। मकान मालिक ने जमा नहीं किया, इधर बिजली विभाग वाले आ गए आपका कनेक्शन काटने। किराएदार ने देखा कि मकान मालिक है ही नहीं, उपेक्षा बरत रहे हैं, बिजली कट जाएगी तो न पानी मिलेगा न कुछ। एग्जाम के समय तो 5,000 मान लीजिए कि बिजली का बिल बकाया था, किराएदार ने जमा कर दिया। तो बताइए बिल देने भुगतान करने के लिए कौन बाध्य था? मालिक। कौन हितबद्ध था? किराएदार। किसने दे दिया? हितबद्ध ने, किराएदार ने। किसको दिया? बिजली विभाग को। तो क्या अब मकान मालिक अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने दिया जाएगा कि किराएदार वसूल लेगा? वसूल लेगा। तो ऐसा हितबद्ध व्यक्ति बाध्यबद्ध व्यक्ति से उस रकम की प्रतिपूर्ति पाने का क्या होगा? हकदार। बेरेक्ट अब बताना ही नहीं है, सब कुछ तो शब्द आ गया। अब 70 आ जाइए। 70 ही पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। धारा 70 पूछा जाता है। धारा 70 में जो पूछा जाता है वह आपका जो क्वांटम मेरियट का सिद्धांत। क्वांटम मेरियट का सिद्धांत किस धारा में है? पहला क्वेश्चन। तो 70 में। क्वांटम मेरियट का मतलब क्या हुआ? जितना काम उतना दाम। यानी कि जिस व्यक्ति ने जितना किया है उतने के लिए उसकी प्रतिपूर्ति की जाए कि नहीं की जाए। याद रखिएगा। जैसे कि अगर किसी ने, अब यहाँ समझिए थोड़ा, ए ने बी से कहा कि हे बी, तुम हमारे लिए एक किताब लिखो। जब भी आधी किताब लिख दिया तब ए ने कहा कि अब किताब हमारे लिए न लिखो। तो आधी किताब बी ने लिखा है, तो क्या आधी किताब लिखने का दाम पाने का वह ए से हकदार होगा कि नहीं? क्योंकि जितना काम उतना दाम, यही तो। अब आइए, तो क्वांटम मेरियट का इसी को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत। अब बेरेट की भाषा देखिए।
और तब आवश्यक तत्व देखा जाए, और तब आपका आवश्यक तत्व इसका देख लिया जाए। देखिए आपका बेयरेट की भाषा क्या कहती है। अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता न आय अनुग्रहिक, तो फ्री लिख लीजिए। फ्री का मतलब आपका कह सकते हैं कि आपका बिना प्रतिफल के, यानी कि निःशुल्क, ना है तो उस पर लिख लीजिएगा। अनुग्रहिक का मतलब हुआ निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब कि जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसका इरादा निःशुल्क कार्य करने का नहीं था। दूसरे पक्षकार से वह संविदा तो नहीं किया था, लेकिन उसका इरादा ये जरूर था कि हम सेवा करेंगे तो मेवा पाएंगे, फ्री में सेवा नहीं करेंगे। तो सेवा किया, दूसरे व्यक्ति ने फायदा उठाया, तो क्या दूसरे व्यक्ति से उस फायदे के लिए, माने उस सेवा के लिए वह पैसा पाने का हकदार होगा कि नहीं? प्रतिकर माने मुआवजा पाने, प्रतिकर पाने का हकदार होगा कि नहीं? रकम होगा। तो अब बेरेक की भाषा देखिए आपका, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिदान अनुग्रहिकतः करने का आशय न रखते हुए विधि पूर्वक करता है, यानी कि वस्तुएं अवैध या सेवाएं अवैध नहीं होनी चाहिए। सेवाएं क्या हो? विधिपूर्ण हो। और सेवाएं आपका प्रदान की गई हैं, तो क्या इरादा क्या है? अनुग्रहिकतः न करने का, यानी कि आशय है, यानी कि निःशुल्क सेवा करने का आशय नहीं है, या वस्तुएं प्रदान करने का जो इरादा है क्या वह निःशुल्क है कि नहीं? नहीं। और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, यानी कि दूसरे ने उस वस्तु या सेवा का क्या उठाया हो? फायदा। तो जो व्यक्ति फायदा उठाया है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने सेवा की है वह व्यक्ति क्या वसूल सकता है? प्रतिपूर्ति वसूल सकता है कि नहीं? सेवा या चीज के बदले वसूल सकता है। अब आवश्यक तत्व देखिए, सबसे पहले आपका सेवाएं या वस्तुएं प्रदान की गई हो, तो आपका कह सकते हैं, और ये जो सेवाएं वस्तुएं या माने सेवा प्रदान की गई हो, सेवा या तो कोई कार्य करके की गई हो, या वस्तु देकर या धन देकर की गई हो आपका, लेकिन ऐसी जो सेवा होनी चाहिए वैध होनी चाहिए कि अवैध? क्या शब्द लिखा है? विधिपूर्ण की अविधिपूर्ण? विधि। दूसरा, सेवाओं से जो व्यक्ति सेवाएं या वस्तु प्रदान कर रहा है उसका इरादा भी महत्वपूर्ण है। क्या इरादा? उसका ये इरादा क्या फ्री में देने का हो कि फ्री में देने का न हो? अनुग्रहिकता निःशुल्क सेवा या वस्तु देने का इरादा न हो। दूसरे पक्षकार ने उस सेवा से फायदा उठाया हो, यहाँ भी सतर्क रहना है कि दूसरे पक्षकार को विकल्प मिला हो कि या तो वह सेवा का फायदा उठाए या न उठाए। बाध्य नहीं था, लेकिन सेवा का फायदा आपका बाध्य नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से दूसरा पक्षकार क्या है? उठाया है। तो जितना सेवा की गई है, जितना धन दिया गया है, उतना धन वसूल करने का हकदार आपका कह सकते हैं कि होगा कि नहीं? आपका जो सेवा प्रदान किया है होगा। अब देखिए आपका दृष्टांत महत्वपूर्ण है। दो दृष्टांत दिए गए हैं। एक व्यापारी कुछ माल ख के गृह पर भूल से छोड़ जाता है। ख उस माल को अपने माल के रूप में आपका बरतता है, तो जब उसके लिए क को संदाय करने के लिए आबद्ध होगा कि नहीं होगा? अब आइए देखा जाए। ए ने मान लीजिए ये आपका बी को बी के पास गया, कुछ सामान बी के पास छूट गया, तो बी का कर्तव्य था कि वह सामान ए को वापस कर देता,
तो ऐसी कंडीशन में अगर बी ने उस सामान का फायदा उठा लिया, उसका यूज कर लिया, तो बी का कर्तव्य है कि उसके लिए प्रतिकर आपका माने प्रतिपूर्ति ए को करे। आपका पहला उदाहरण यही बताता है। दूसरा उदाहरण कहता है कि ख की संपत्ति को आग से बचाता है, और अगर परिस्थितियां यह दर्शाती हैं क का इरादा आग से बचाने का फ्री में नहीं था, तो वह क्या प्रतिकर पाने का हकदार होगा कि नहीं होगा? अगर उसका इरादा ये था कि हम फ्री में कार्य करेंगे, तब तो भाई आपका नहीं पाएगा। लेकिन दो बातें यहाँ कवर करनी है, ठीक है, आपका वो दृष्टांत छोड़ दीजिए। अगर आग से बचाते समय इरादा ये था कि हम इनसे मुआवजा पाएंगे, तब तो मुआवजा पाएगा। लेकिन आग से फ्री में बचाने का इरादा था, तो कोई मुआवजा दे नहीं हो, यानी कि फ्री का चंदन और मेला में जाकर घसा। तो भाई आपका समय आ गया है महामंडलेश्वर बनने का, दंडी स्वामी बनने का, कंप्यूटर बाबा बनने का, और आपका खिचड़ी खाने का। मेले में जहाँ भंडारा, तो मेले में जाइए और प्रेम से बाबा की जय बोलिए, आशीर्वाद लीजिए, और आपका खिचड़ी उचड़ी खाते रहिए। आपको सलाह दी जाती है, चाहे मानिए या न मानिए। भाई विकल्प दिया जा रहा है, क्योंकि अनुग्रहिकतः कार्य करने का इरादा जो व्यक्ति रखता है, यानी कि फ्री में सलाह देने का इरादा मेरा भी है, चाहे आप माने या न माने। लेकिन अगर मेरा इरादा फ्री में सलाह देने का नहीं था, हमने सलाह दिया, आप उसका फायदा उठाए जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से, तो आपका जितना काम उतना दाम। कौन सी धारा? 70। 71 ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक लाइन जरूर याद रखिए, बड़ा माल पाने वाले का उत्तरदायित्व किस धारा में दिया गया है? 71 में दिया गया है। तो बस एक लाइन पूछा जाता है कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है, उसका उत्तरदायित्व किसके समान होता है? बेली के समान या उपनिहिति के समान? जिसको न समझ में आए एक लाइन रट कर जाए। पड़ा हुआ माल पाने वाले की लाइबिलिटी किस धारा में? 7 खूब पूछा जाता है। उस अब देगा 4 ऑप्शन कि पड़ा हुआ माल पाने वाला मालिक बन जाएगा, कब्जेधारी बन जाएगा, अभिकर्ता होगा, उपनीति के समान कर्तव्य होगा। तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका मालिक होगा कि अभिकर्ता की उपनीति? अब उपनीति है क्या? आगे थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा। इस सेक्शन का जो कोरिलेशन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उतना देखिए कोरिलेट करना उतना संभव नहीं है। फिर भी 5-6 जगह से इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं। पहले चूंकि आपका ये है कि इसका जो जो व्यक्ति बड़ा माल पाता है, उसका जो कर्तव्य होगा वह बेली के समान होगा, उपनिहिति के समान होगा। तो उपनिहिति के कर्तव्य क्या है? इसके लिए उपनिधान या बेलमेंट की संविदा देखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन आपका बनता है, बिहार में तो धारा 163 खूब बनता है कि गाय दिया है उपनिधान में, गाय ने बछड़ा दिया, तो गाय के साथ बछड़ा भी क्या करो? वापस। कौन सी धारा? बिहार में तो 4-5 बार रिपीट किया है। 163 कॉन्ट्रैक्ट की धारा। अब पहले तो उपनिधान समझिए, तब तो उपनिहिति आएगा। देखिए एक उदाहरण से हम बता रहे हैं सबसे अच्छा। मान लीजिए किसी लड़के को लखनऊ परीक्षा देने जानी है, वह रेलवे स्टेशन पर बाइक से गया, बाइक को स्टैंड में खड़ा किया, और इस इरादे से किया कि जब हम परीक्षा देकर वापस आएंगे तो हमें बाइक दे देना, यानी कि हम रसीद दिखाएंगे। तो वह रसीद नहीं होती, वह पूरी गाड़ी की कीमत होती है। मैं बता दूं, वह रसीद नहीं है। तो जो व्यक्ति बाइक रखा है वह उपनिधाता या बेलर, और जिसके पास बाइक रखी गई है वह उपनीति।
या बेली कहलाएगा? तो आप लोग बताइए। जहाँ आप स्टैंड में बाइक रखे हैं तो उसका कर्तव्य क्या है? बाइक बेच उच कर फरार हो जाए कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी सुरक्षा करे? सुरक्षा करे। अगर वह उपेक्षा बरतता है, बाइक आपकी चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो उससे वसूला जा सकता है कि नहीं पैसा? वसूला जा सकता है। तो उपनिधान दो प्रकार का होता है, एक फ्री का यानी कि आपका निःशुल्क, और दूसरा सशुल्क। निःशुल्क उपनिधान मतलब आप बाइक रखे और आपका कह सकते हैं कि कोई पैसा नहीं दिए। सशुल्क का मतलब बाइक रखे और बाइक जो मैंने आपका है स्टैंड वाला, उसने आपसे क्या लिया? पैसा। तो आपको तो उतना अंदर हम नहीं जाएंगे। तो जो बाइक वाला है उसका क्या कर्तव्य है? वही कर्तव्य आपका मैं बता दूं, आपका उपनिहिती का कर्तव्य, यानी कि बाइक के स्टैंड वाले का कर्तव्य, उसी को हम कहते हैं लीगल भाषा में उपनिहिती का कर्तव्य। अब समस्या देखिए दो गंभीर आती है कि पड़ा हुआ माल जो पाता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी या जिम्मेदारी उपनिहिती के ही समान होती है, तो पड़ा माल पाने के लिए आपका कह सकते हैं कि दो आपका एक सेक्शन जरूर याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट का, 169। अभी हम और बताएंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है और यहीं आपका कह सकते हैं कि सतर्क रहना है कि पड़ा हुआ माल पाने वाले का ये कर्तव्य, 168 में कर्तव्य देखा जाए, यह कर्तव्य है कि वह मालिक की युक्त युक्त तरीके से और युक्त युक्त समय तक खोज करे कि न करे? खोज करे। अगर मालिक नहीं मिलता तब ऐसी कंडीशन में आपका कब वह उस सामान को बेच सकता है? जब उसका मूल्य घटता जा रहा है। और दूसरा जरूर याद रखिए, जब मालिक को खोजने में सामान की कीमत का वह 2/3 खर्च कर चुका है। जरूर याद रखिए कितना? 2/3। एक उदाहरण देखिए, 9,000 का मोबाइल पाया एक व्यक्ति ने पड़ा हुआ, तो 2/3 यानी कि 6,000 रुपया तो वह किराया फूक दिया है मालिक को क्या करने में? खोजने में। तब अब कानून कहता है कि मालिक को न खोजो, अब तुम मोबाइल क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। आपका पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना था गुड फाइंडर, इसी को कहते हैं कि जो व्यक्ति पड़ा माल पाता है, स्वामी के अलावा विश्व में उसका अधिकार उत्तम होता है, लेकिन एक के अलावा, किसके? स्वामी। अगर उस सामान का स्वामी नहीं मिला तो वह उसका स्वामी बन जाएगा, यानी कि उस सामान को रखने का क्या होगा? हकदार। अब पूछा गया था ये गुड फाइंडर की बात किस केस में की गई? तो दो केस याद रखिएगा। आपका लोग ब्रिजेश वाला ही हाक्सवर्थ वाला याद किए थे और आ गया आर्मरी वाला। तो पहला केस आर्मरी का है। कब्जे पर प्रथम वाद भी कहीं लिख लीजिएगा, जूरिस्प्रूडेंस में कब्जे पर प्रथम वाद आर्मरी का है, गलत न हो। आर्मरी का पूछा गया है कई बार। और जो दूसरा आपका पूछा गया था हाक्सवर्थ का, वो तो जूरिस्प्रूडेंस में जाएगा। हाक्सवर्थ का केस है। देखिए इसमें आपका पूछा क्या गया था, वो भी हमें सतर्क रहना है कि गुड फाइंडर जैसे ही आ जाए, अगर दोनों कह दे तो दोनों मारिएगा, इसमें से एक कह दे तो एक मारिएगा, हाक्सवर्थ का और आर्मरी का। प्रथम केस कब्जे पर कौन है? तो आर्मरी का। ये याद रखिएगा कौन सा केस है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। गुड फाइंडर आया ही था पिछली बार आर्मरी पर आपका। लोग असल बात आर्मरी पहला केस है गुड फाइंडर पर, लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण केस था हाक्सवर्थ,
तो जितने साल पेपरों में देखेंगे आर्मरी का उल्लेख ही नहीं है। ऑक्सवर्थ ही आया था, लेकिन वही है कि धोबिया पाठ इसी को कहते हैं कि आयोग कब धोबिया पाठ खिला दे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्री में उसे छांटना है। और मैं बता दूं, इस बार आपका प्री मने कठिन है निकालना। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, कुछ नए क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। ये हो सकता है कि इस साल पेपर फेल मार जाए, क्योंकि बिहार एपीओ इसका उत्तम उदाहरण है। लोग ये सोच कर गए, सतर्कता बरतनी है। लोग ये सोच कर गए थे बिहार एपीओ में कि 553 54 सीट हैं, हम तो निकाल ही लेंगे केवल साल पेपर से। बस टाएं टाएं फिस हो गए, यानी कि मुंह के बल गिर गए। यूपी एपीओ में भी यही हुआ है। मैं बता दूं, यूपी एपीओ भी कुछ लोग सोच रहे थे, लेकिन किसी भी परीक्षा को हल्के में न लीजिए। मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है। आप किताब न पढ़िए इस समय, जो लेक्चर दिया जाए और बेरेक और आपका लेक्चर और जो केस बताया जाए उसी पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका इससे बाहर कभी जाता नहीं। अब ये है कि इतना आपको कवर होना चाहिए, जितना बताया जा रहा है कम नहीं बताया जा रहा है किसी भी कानून में। बस ये है कि इतना याद हो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी तगड़ी है इस बार, ये मान कर चलिए। और एक एक क्वेश्चन पर लड़ाई है, तो एक एक क्वेश्चन छोड़िए ना। देखिए आपका, अब देखा जाए पड़ा हुआ माल पाने वाले पर आईपीसी में क्वेश्चन देखा जाए, आईपीसी है, फिर आपका जुरिस्प्रूडेंस हो गया, फिर सीआरपीसी हो गई, पुलिस एक्ट हो गया, लेकिन एक कोरिलेट करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। लंबा बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है पड़ा माल पाना, लेकिन कम से कम आईपीसी का तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं दो आपका मॉडल बना रहा हूँ। एक व्यक्ति एक पर्स पड़ा हुआ पाता है और उसमें पैसा है 100 रुपया, और तुरंत उसका दुर्विनियोग कर लेता है। तो दूसरा देखिए, दो शब्द पहले याद रखिए। एक व्यक्ति पड़ा पर्स देखता है, उठा लेता है। तो कोई वस्तु पड़ी है, आपने केवल उठा लिया, तो आप किसी अपराध के दोषी नहीं हो। लेकिन एक लाइन में चेंज हो जाएगा, अपने लिए उठा लेता है। अपने लिए का मतलब वह मिसयूज के लिए, तो मिसयूज के लिए उठाता है। जैसे ही शब्द जोड़े अपने लिए, तो ये कौन सा अपराध करा देंगे? आपराधिक दुर्विनियोग। फिर हम बता दे रहे हैं, फिर दो शब्दों पर गौर करिए। ये एक व्यक्ति है, एक पर्स देखता है, उठा लेता है, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि पड़ा हुआ माल उठाने से कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर। दूसरा क्वेश्चन, ये एक व्यक्ति है, एक पर्स गिरा पड़ा है, वह पर्स अपने लिए उठा लेता है। तो शब्द में चेंजिंग आ गई, एक शब्द बदला, केवल कौन? अपने। तो 403 में ये कौन सा अपराध करा देंगे? आपराधिक दुर्विनियोग। मृत व्यक्ति की संपत्ति है, मृत हो गया, उसकी अंगूठी अंगूठी लेकर भाग जाइए, आपका सामान वामान, या सूटकेस लेकर भाग जाइए मृतक का, तो 404। ये भी आपराधिक दुर्विनियोग का ही अपराध माना जाएगा। पहला क्वेश्चन, आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध होगा? चल की अचल की, दोनों। ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है, केवल चल, दोनों नहीं भाई। आपराधिक न्यास, फिर एक बार देखिए भाई, कौन किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, पूरा हम बता रहे हैं, क्योंकि गलत भले लिख लीजिए अलग से, तो कहीं अलग लिखिए लिस्ट। जैसे एक लोग गलत अगर बोल दिए तो भाई पूरा लिस्ट लिखवानी पड़ती है। चोरी आ जाए तो केवल चल, अचल ना मार दीजिएगा। पूरा अब जिसको लिखना वो लिख सकता है, ना आए तो कोई लिखना बाध्यकारी नहीं है। चोरी आ जाए तो केवल चल। अगर आपका एक्सटार्सन आ जाए, यानी कि उद्यापन आ जाए, तो चल अचल दोनों। चल अचल दोनों। लूट दे दे तब भी चल अचल दोनों।
डकैती दे तब भी चल अचल दोनों, लूट में भी चल अचल, डकैती में भी चल अचल। फिर आपराधिक दुर्विनियोग दे तो केवल चल, आपराधिक दुर्विनियोग दे तो केवल किस संपत्ति का होगा, चल। फिर आपराधिक न्यास भंग दे तब दोनों, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों। फिर आपका चीटिंग दे तो दोनों, चल अचल दोनों, चीटिंग यानी कि छल, चीटिंग दे तब भी चल अचल दोनों, छल दे। इसके बाद रिष्टि, रिष्टि भी चल संपत्ति की भी हो सकती है, अचल की भी, नुकसान पहुंचाना, रिष्टि भी चल अचल दोनों। ये लिस्ट याद करके जाइएगा। देखिए आपका आपराधिक दुर्विनियोग में आपका जो पश्चातवर्ती इरादा होता है वह बेईमानी का होता है, डिसऑनेस्टली का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पिछली बार 2 क्वेश्चन आया था कि आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, चल संपत्ति। और पश्चातवर्ती माने किसमें बेईमानी का आशय आपका माने पश्चातवर्ती होता है, चोरी में कि लूट में कि आपराधिक दुर्विनियोग में, आपराधिक दुर्विनियोग। एक उदाहरण फिर यहाँ कवर करना है। ए बी के घर में जाता है, ए समझता है कि हमारी विवक्षित सहमति है बी की, तो उसका कोई किताब ले जाकर पढ़े लौटा दे। ए ने कोई अपराध नहीं किया। एक माह बाद ये सोचा ए, ये नई किताब है, मैं वापस ही क्यों करूं, और अपने घर में रख लेता है। तो बताइए इरादा बेईमानी का, डिसऑनेस्टली का इंटेंशन कब जागा, जब संपत्ति उठाया था कि बाद में। तो चोरी नहीं होगी, कौन सा होगा, आपराधिक दुर्विनियोग। यही पॉइंट पकड़ना है। और किताब हटाते समय ही इरादा रहता कि हम वापस नहीं करेंगे, तब तो भाई चोरी। ये भी याद रखिए। अब आइए, पड़ा हुआ महल फाड़ने वाला आईपीसी की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग और मृत व्यक्ति के संपत्ति पास है तो 404। अब ये भी पूरा हो गया। हाँ बताएं। बिजली चल संपत्ति मानी गई है और आपका बिजली अधिनियम में यह दंडनीय है। आपका बिजली अधिनियम के तहत आपका बिजली चोरी के लिए सजा का प्रावधान, ये भी याद रखिए। बिजली अधिनियम की अलग धारा है। अगला देखिए आपका उस एक्ट के तहत एफआईआर होती है, उसमें भी प्रावधान है भाई। तो अगला देखिए आपका मैंने एक और क्वेश्चन इसी मॉडल का आईपीसी पर बनता है। आपका मालिक और अभिकर्ता पर एक ही शब्द का अंतर है। जैसे हमने दुर्विनियोग में एक बता दें, एक लाइन तब बैक हो आ जाए। अगर ये कहे कि मालिक ने अभिकर्ता को देख रेख के लिए प्लेट नष्ट की है, तब तो भाई अभिकर्ता लेकर भाग गया, नौकर लेकर भाग गया, तब चोरी कराइएगा। और केवल दे न्यस्त की है, देख रेख शब्द क्या करे, हटा दे, तो ये आपराधिक न्यास भंग कराना है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर हम एक बार बता रहे हैं जहाँ गलतियाँ होती हैं। अगर देख रेख के लिए न्यस्त किया है शब्द दे तो ये आपका चोरी, मामले कर भाग गया अभिकर्ता या सेवक जो भी हो। और देख रेख शब्द न दे, यही गलती होता है तो आपराधिक न्यास भंग। यानी कि अब आगे बताएंगे। अब देखिए आपका अगला देखा जाए। अगला आपका 72, उस व्यक्ति का दायित्व जिनको भूल से या प्रपीड़न के तहत आपका माने संदा या चीज का परिधान किया जाता है। अब यहाँ भी महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आपका बनता है, आपका कह सकते हैं कि 72 से भी। देखिए 72 भी आपका लास्ट संविदा कल्प की धारा है। अगर भूलवश कोई वस्तु दे दिया किसी ने या प्रपीड़न वश दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में वह वस्तु या उस वस्तु की प्रतिपूर्ति पाने का वह क्या होगा, हकदार।
यहाँ जो पहला क्वेश्चन बनता है कि धारा 72 के तहत जो भूल हो सकती है, क्योंकि संविदा है नहीं, ये तो संविदा मान लिया गया है न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, और इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने कानून देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, तो ये जो भूल हो सकती है तथ्य की भी हो सकती है, विधि की भी। पहला क्वेश्चन जो बनता है कि 72 के तहत कैसी भूल आती है, तो उसको नोट्स में लिख लीजिए। कई बार पूछा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीचे मैं लिखा हूँ मैंने नोट्स में कि धारा 72 के तहत भूल तथ्य या विधि की हो सकती है, तो दोनों मार्क कराइए। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि जो भूल 20, 21, 22 में दी गई है और जो 72 में दी गई है, दोनों एक नहीं है, वहाँ भूल अलग है और यहाँ भूल क्या है, अलग। अब आप कहेंगे जो पोर्शन दिया गया है आपका 115 में धारा और 72 में, वह पोर्शन या प्रपीड़न भी एक नहीं है। 15 वाले का दायरा सीमित है और 72 वाले का दायरा क्या है, व्यापक, क्योंकि 72 वाला संविदा से बाहर है। तो प्रपीड़न भी अलग अर्थ रखता है, कोई भी दबाव हो सकता है, भले 15 में गवर्न हो या न हो। इसको थोड़ा आईपीसी से जोड़िए, पूछा जाता है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हाँ, धारा 100 और 362 कोरिलेट करिए, वहाँ से बहुत अच्छा कोरिलेशन है ये। विश्वनाथ, तब हम डायरेक्ट आते हैं अभी। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस, एक तो सेक्शन 100 से है और आईपीसी, दूसरा 370 नहीं 362। देखिए आपका कवर कैसे करना है कि धारा 100 में वर्तमान में 7 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ की हमलावर को अपने शरीर, समाज के शरीर की को बचाने के लिए 6 दशाओं में हमलावर को क्या किया जा सकता है, मृत्यु तक कारित की जा सकती है, जान से मारा जा सकता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, संपत्ति के लिए मारेंगे तो 103 में, और शरीर के लिए उसमें एक ये है कि अगर किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण कारित करने के आशय से हमला किया जाता है। अब समस्या ये आई कि अपहरण की बताया गया 362 में, अपहरण तभी अपराध होगा, स्वतः अपराध नहीं है, अपहरण एक तभी अपराध होगा जब जिस उद्देश्य के लिए अपहरण किया गया है उन उद्देश्यों को दंडनीय बनाया गया हो। यानी कि कुछ धाराओं में दिया गया है बातें, वो आगे बढ़ाई जाएगी। अर्थात धारा 362, अगर हम देखें धारा 100 देखें, दोनों में एबडक्शन या अपहरण शब्द आया है, तो अपहरण में आपका, तो सुप्रीम कोर्ट ने विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में बताया कि धारा 100 में अपहरण शब्द सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसका साधारण अर्थ निकाला जाए 362 वाले का अर्थ क्या होगा, विशेष, वो अर्थ 100 में लागू। अब देखिए इसमें हुआ क्या, जीजा साले का मामला था देखिए होता क्या है ये भी बताना पड़ेगा। एक पति अपने पत्नी को लेने ससुराल गया, पत्नी आने से इनकार कर दी, तो वह पत्नी का बाल पकड़कर और खींचने लगा। तब तक साले साहब को, यानी कि पत्नी के भाई को, अब भाई ने देखा कि ये मेरी बहन का, मैंने आपका बाल इत्यादि पकड़ के खींच रहा ले जाने के लिए, तो साले ने जीजे पर वार किया और जीजा पहुंच गए ऊपर। साले पर 302 का मुकदमा चला। साला आपका
बचाव ले रहा था 100 का कि जब हमें रिजनेबल आशंका हो गई कि हमारे जीजा हमारी बहन का क्या कर लेंगे, अपहरण, तो हमने जीजा को मार कर धारा 100 में कोई अपराध और अभियोजन चल कर रहा था कि हजूर अपहरण तभी बचाव में दिया जाए जब अपहरण 362 के आगे जो उद्देश्य दिए गए हैं उसके लिए किया गया हो, और उन उद्देश्यों में तो धारा 100 जो ये कार्य है आता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ की परिभाषा धारा 100 में लागू होगी कि नहीं, नहीं, यहाँ अपहरण का कैसा अर्थ निकाला जाएगा, साधारण। तो 100 व्यापक है अपहरण के मामले में कि 362 100। ये आपका। अब आइए फिर बेरक देखिए भाई आपका, उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न से अब अवैध धन का संदाय, हाँ इंग्लैंड में याद रखिए, भूल तभी आपका मने प्रतिपूर्ति कराएगी जब तथ्य की हो। आपका विधि की भूल के बारे में इंग्लैंड में ऐसा मामला मने यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है इंग्लैंड में कैसी भूल होना चाहिए, तथ्य की, और भारत में कैसी चाहे, तथ्य की या विधि। बहुत अच्छा आपका कह सकते हैं। उदाहरण दो देख लिया जाए। वैसे बेरेक में भी दो उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण बेरेक का अलग अलग बताया जाए। ये मान लीजिए बी के रूम पर गया पनीर लेकर और बैठा और लगा दो चौरा करने, तब तक आते समय पनीर छूट गया, तो बी का कर्तव्य है कि जब ए से पनीर भूलवश छूट गया है तो ए को पनीर वापस कर दे कि न करे, वापस कर दे। और ए क्या करता है, नहीं बी क्या करता है कि पनीर बनाकर खा लेता है। तो भाई पकौड़ा ही खा लिया जाए, और क्या, पकौड़ा ही मान लीजिए लेकर गया। वैसे भी पकौड़ा जलेबी और समोसा वाले आ ही नहीं रहे हैं, तो अब कैसे उदाहरण दिया जाए भाई, जब आदमी मौजूद रहता है तब तो उदाहरण दिया जाता है, मौजूद नहीं है तो उसकी आपका गैर मौजूदगी में। आपका कानून भी तो यही कहता है, अभी सुबह ही लिखवाया गया, सीआरपीसी की धारा 273, और आपका, और ये भरण पोषण अधिनियम में भी बताया गया कि भरण पोषण अधिनियम ने हमने बताया कि बालक और नातेदार के विरुद्ध मेंटेनेंस के बारे में एविडेंस तभी लिया जाएगा जब ये हाजिर हो कि न हो, हाजिर हो। और अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य तभी सामान्यतः लिया जाएगा जब वो हाजिर हो, वो अलग बात है। उसके कुछ अपवाद हैं 273 आई मैंने सीआरपीसी के, तो गैर हाजिरी में भी एक दो उदाहरण चल सकता है, क्योंकि भाई अपवाद तो क्या है ही। और आपका ये मैंने बिहार मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि प्रत्यार्थ विचारण में प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। अब आप खोजेंगे एक जगह मिल जाए धारा में, तो धारा में नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आगे बताया जाएगा। देखिए आगे भाई, तो पहला हमने उदाहरण बताया मिस्टेक का, प्रपीड़न देखिए। मान लीजिए कि आपने रेलवे में सामान बुक कराया, और जब गोदाम पे उतारने लगे रेलवे से, तो रेलवे के अधिकारी ने कहा कि जब तक कि आप 500 अधिक नहीं दे देंगे पैसा, सामान हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे, लेते ही हैं। वो तो हमें लगता है कि अब कानून बना देना चाहिए कि घूस लीजिए, दीजिए, क्योंकि बिना घूस लिए दिए जब काम ही नहीं हो रहा है, तो आपका उसके लिए क्या किया जाए। यानी कि मैं इधर जसरा